हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लॉयर टॉक्स पर। दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसे ही लॉ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्विक रिवीजन वन शॉट वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो कि BNS में सेक्शन 34 से 244 में प्रोवाइडेड है, दे रखा है। आज हम उसी को पढ़ेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज राइट। हेयर द वर्ड इज रिटन एज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यू नो अबाउट व्हाई द वर्ड राइट is used here. The word right is used because ROPD, that is right of private defense, is the manifestation of Article 21 of Indian Constitution. आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, जो प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसी का मैनिफेस्टेशन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया हुआ कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होता है और उसके लिए हमको पनिशमेंट नहीं मिलती। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस गिव्स अस फुल इम्यूनिटी। सेक्शन 34 इज द डिक्लेरेटरी प्रोविजन ऑफ ROPD। मैं आपको एक बात बता देता हूँ पहले ही। मैं ROPD जब यूज़ करूँगा वर्ड, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस समझेंगे। ROPD इज एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, राइट आर्टिकल 30 सेक्शन 34 जो है BNS का डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है ROPD का, जो कि बताता है नथिंग इज़ एन ऑफेंस which is done in the exercise of right of private defense. Nothing is an offense. यह एक कंप्लीट इम्यूनिटी देता है कि अगर कोई भी काम, कोई भी एक्ट जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए किया गया है, वह ऑफेंस नहीं होगा। उसी का सेक्शन 35 हम देखेंगे तो सेक्शन 35 ऑलवेज रेड विथ सेक्शन 37। सेक्शन 37 में रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रखी है। सेक्शन 35 को जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम सेक्शन 37 को भी देखेंगे। पहले हम सेक्शन 35 पढ़ लेते हैं, फिर हम सेक्शन 37 पे चलते हैं। सेक्शन 35 में बताता है एवरी पर्सन हैज़ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यहाँ पे सभी को, इसे मतलब नहीं है कि द पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ फॉरेनर, इससे हम कोई मतलब नहीं है। एवरी पर्सन हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 37 टू डिफेंड। हेयर द वर्ड टू डिफेंड इज यूज। मतलब पर्सन क्या करेगा? डिफेंड करने के लिए। क्या डिफेंड करने के लिए? वो दे रखा है क्लॉज ए में, हिज ओन बॉडी, अपनी बॉडी को, अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको। फिजिकल बॉडी में कभी कभी लोग पूछते हैं कि आपका रेपुटेशन आता है या नहीं आता है। सर, फिजिकल बॉडी, यहाँ पे जो बॉडी वर्ड यूज हुआ है इसमें खाली फिजिकल बॉडी की हम बात करते हैं, नॉट रेपुटेशन और अदर थिंग। एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन मीन्स हम कोई भी एक्ट कर सकते हैं, किस लिए? डिफेंड करने के लिए किसी के दूसरी की बॉडी को, जो कि इनकेपेबल है टू डिफेंड आवर सेल्फ, टू डिफेंड हिम सेल्फ, उसकी बॉडी को हम प्रोटेक्ट करने के लिए ROPD का यूज़ कर सकते हैं। अगेंस्ट एनी ऑफेंस, यहाँ पे जो वर्ड ऑफेंस यूज हुआ है, यहाँ पे जो वर्ड ऑफेंस यूज हुआ है, इसकी डेफिनीशन सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ BNS में जो कि प्रोवाइड कर रखी है, यहाँ पे उसी डेफिनीशन से हम ऑफेंस का डेफिनीशन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि वहाँ पे दे रखा कोई एक्ट और ओमिशन डन बाय अ पर्सन, उसके हिसाब से जो कि 2 क्लॉज 24 में डेफिनीशन ऑफेंस की दे रखी है, उसमें उसी की हम डेफिनीशन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो कि किसी ह्यूमन बॉडी को प्रभावित करता है, उसी के खिलाफ हम ROPD यूज़ कर सकते हैं। ROPD पहला हमने समझ लिया कि हम अपनी बॉडी के लिए, दूसरे की बॉडी को डिफेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो एक्ट हम मतलब जो जिस एक्ट के खिलाफ हम यूज़ करेंगे ना, वह ऑफेंस होना चाहिए, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 24 में प्रोवाइड कर रखिए। मतलब वह एक्ट 2 क्लॉज 24 के एम्बिट में फॉल करना चाहिए। फिर अब हम देखेंगे सेक्शन 35 क्लॉज B में, उसमें दे रखा है एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 37
टू डिफेंड द प्रॉपर्टी, हम अपनी प्रॉपर्टी को वेदर मूवेबल और इमूवेबल, इट्स नॉट मैटर दैट द वेदर द प्रॉपर्टी इज मूवेबल और इमूवेबल, हमको अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का राइट है ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन, हम अपनी खुद की या फिर किसी भी दूसरे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेम लाइन जो कि 35 क्लॉज ए में दे रखी थी, सेम लाइन 35 के क्लॉज बी में दे रखी है। अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, यहाँ पे थेफ्ट दे रखा है, रॉबरी दे रखा है, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज़ अटेम्प्ट टू कमिट, या फिर कोई इसका अटेम्प्ट भी करता है थेफ्ट का, रॉबरी का, मिसचीफ का और क्रिमिनल ट्रेसपास का, उसे हम डिफेंड करने के लिए हम आरओपीडी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि दे रखा हुआ है थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, जो इससे रिलेटेड ऑफेंसेस भी है ना, उसके खिलाफ भी हम आरओपीडी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेकॉइटी कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ रॉबरी, जबकि जब रॉबरी में मोर देन 5% इंक्लूडेड होते हैं तब हम उसको डेकॉइटी कहते हैं। डेकॉइटी के खिलाफ भी हम अगेंस्ट डेकॉइटी अ पर्सन कैन ऑल्सो यूज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अभी हम इस फिर चलते हैं सेक्शन 37 देख लेते हैं, क्योंकि 35 रेड विथ 37 में रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। 37 में क्या रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं हम देखते हैं। देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, हम किसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। ए पर्सन व्हेन नॉट यूज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, through that act may not be strictly justifiable by law। इसमें हम नोटिसेबल पॉइंट देखेंगे। पहले कलर ऑफ हिज ऑफिस, गुड फेथ और पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है इन कलर ऑफ हिज ऑफिस, गुड फेथ में कर रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, तो जब तक हमको एक एप्रीहेंशन, उससे जब एक्यूज्ड को एक एप्रीहेंशन ड्रॉ होगा किस चीज़ का, ओनली ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तभी वो अपना आरओपीडी यूज़ कर सकता है। अगर डेथ और ग्रीवियस हर्ट का उसको एप्रीहेंशन नहीं होता है तो फिर कोई भी पर्सन, एक पब्लिक सर्वेंट जो कि गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, इन कलर ऑफ हिज ऑफिस कर रहा है, जो कि उसका एक्ट हो सकता है कि स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ ना हो, लेकिन फिर भी हम उसके खिलाफ अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ करेंगे। अगर अगर एक्यूज को एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं है और पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट कर रहा है जो कि गुड फेथ में कर रहा है, अपने ड्यूटी के दौरान कर रहा है, इन कलर ऑफ हिज ऑफिस कर रहा है, जो कि स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सन आरओपीडी यूज़ करता है तो फिर वह एक ऑफेंस होगा और फिर उस पर्सन की लाइबिलिटी होगी और पनिशमेंट उसको मिलेगा। इसी का जहाँ हम 37 का क्लॉज बी देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे सेम लाइन यूज़ की गई है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे अगर किसी पर्सन को रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं होता है तो, और अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है और डायरेक्टेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट है, और वो पब्लिक सर्वेंट कैसा होना चाहिए, गुड फेथ में ऑर्डर या डायरेक्शन पास करना चाहिए, इन कलर ऑफ हिज ऑफिस करना चाहिए। अगर किसी पर्सन को पब्लिक सर्वेंट डायरेक्शन देता है या ऑर्डर देता है कोई एक्ट करने के लिए और वह एक्ट करता है और किसी पर्सन को उससे एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट और डेथ ड्रॉ करता है तो फिर वो आरओपीडी यूज़ करता है। लेकिन अगर उसको ग्रीवियस हर्ट और डेथ के एप्रीहेंशन नहीं होती है तो फिर वह अपना आरओपीडी नहीं यूज़ कर सकता है। अगर वह आरओपीडी यूज़ करेगा तो उसकी लायबिलिटी तय होगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी।
इसको फुल इम्यूनिटी नहीं दी गई है। इसी का हम जब 37 का क्लॉज सी देखेंगे, इन केसेस इन विच देयर इज अ टाइम टू हैव recourse टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़, ये recourse ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, इसका मतलब ये है हम अपना ROPD तभी यूज़ करेंगे जब हम पब्लिक अथॉरिटी का असिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ हम कब कर सकते हैं, जब हम किसी पब्लिक अथॉरिटी से असिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। असिस्टेंस का मतलब देखो, मेन एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मेन वर्क किसका है, पब्लिक अथॉरिटी का है। तो जब हम पब्लिक अथॉरिटी अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी है, तो अगर कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है या फिर कोई अपनी ड्यूटी वायलेट कर रहा है, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है हम खुद पनिशमेंट या एक्ट ना करके हम पब्लिक अथॉरिटी को बताएं, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी का अल्टीमेटली काम पब्लिक अथॉरिटी का है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो पब्लिक अथॉरिटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, जब हम पब्लिक अथॉरिटी से असिस्टेंस नहीं ले सकते हैं, व्हेन वी आर नॉट एबल टू टेक असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, देन ओनली ROPD कैन बी एक्सरसाइज। अदरवाइज if a person use ROPD and he is able to take the assistance of public authority, then in such cases a person will be held liable for the offense which he commits। अगर वह कोई एक्ट करता है तो वह ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए उसकी लाइबिलिटी तय होगी और उसको पनिशमेंट मिलेगी। फिर अब हम इसी का क्लॉज 2 देखेंगे, सेक्शन 37 क्लॉज 2। 37 के क्लॉज 2 में दे रखा है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। हम ROPD एक लिमिट तक यूज़ करेंगे, वह लिमिट जो कि नेसेसरी होगी। यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो एक्ट ROPD के दौरान किया जाएगा वह एक्ट प्रोपोर्शनल टू द एप्रीहेंशन होना चाहिए। जो हमें जो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है तो ही हम डेथ कॉज करेंगे, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट है तो हम उस लेवल तक यूज़ करेंगे। जिस लेवल का हमको एप्रीहेंशन है उसी लेवल का हम ROPD यूज़ करेंगे। अगर हम ROPD एक उससे ऊपर के लेवल का एक्सरसाइज करते हैं तो फिर ऑफेंस माना जाएगा, उसके लिए हमारी लाइबिलिटी तय होगी और पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे हमको सबसे नोटिस करने वाली पॉइंट क्या है, यहाँ पे है नो इन्फ्लिक्टिंग extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। no case मतलब हम किसी भी हाल में जितना कि नेसेसरी है उससे ज़्यादा का एक्ट नहीं एक्सरसाइज करेंगे ROPD में। मतलब ROPD द एक्ट डन अंडर ROPD इज शुड बी प्रोपोर्शनल टू द एप्रीहेंशन कॉज्ड। फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन 1 देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that a person doing the act is such public servant। जो कि हमको यहाँ पे क्लॉज 1 में बता दी गई थी। 37 की क्लॉज 1 सब क्लॉज A में दे रखा था कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में इन कलर ऑफ हिज ऑफिस कोई एक्ट कर रहा है उसके खिलाफ हम ROPD नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट है तो ही हम ROPD यूज़ कर सकते हैं। इसी का एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि हम ROPD तभी नहीं मतलब तभी हमको जब पता होगा कि वह पब्लिक सर्वेंट है तो ही हम ROPD नहीं यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अ पर्सन हु डिड नॉट नो दैट the person who does the act is a public servant, then a person can exercise ROPD। अगर उस पर्सन को नहीं पता है कि वह पब्लिक सर्वेंट है तो वह ROPD यूज़ कर सकता है। अगर उसको पता है कि वह पब्लिक सर्वेंट है फिर भी ROPD यूज़ करता है तो सेक्शन 37 क्लॉज 1 सब क्लॉज A में उसकी लाइबिलिटी तय होगी और उसको पनिशमेंट मिलेगी।
उसी का एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि अगर जो पर्सन जिसको डायरेक्शन दिया गया है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, अगर जिस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा उसको डायरेक्शन दिया गया है और वो पब्लिक सर्वेंट इन गुड फेथ में और इन कलर ऑफ हिज ऑफिस डायरेक्शन देता है, तो जो वह पर्सन जो कि जिसको डायरेक्शन मिला हुआ है, वह जो एक्ट कर रहा है, अगर किसी पर्सन को नहीं पता है कि इस पर्सन को डायरेक्शन मिला हुआ है किसी पब्लिक सर्वेंट के थ्रू, पब्लिक सर्वेंट द्वारा, तो वह ROPD यूज़ कर सकता है एज द सेम एज एक्सप्लेनेशन 1। चलिए, ये हो गया 37 में जो कि रिस्ट्रिक्शन दे रखा है। अब हम इसके सेक्शन 36 पे जाएंगे। सेक्शन 36 में दे रखा है कि अगर कोई सेक्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन कोई एक्ट करता है तो क्या हम उसके खिलाफ भी ROPD यूज़ कर सकते हैं? इसी का आंसर इस सेक्शन 36 में दे रखा है। When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of youth, the want of maturity, of understanding, यहाँ पे हम नोटिस करने वाली पॉइंट को मैं आपको बता देता हूँ। नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पे है रीजन ऑफ यूथ, want of maturity, of understanding, unsoundness of mind, intoxication of the person, or by reason of misconception on the part of the person। अगर यहाँ पे रीज़न ऑफ द यूथ का मतलब है अ पर्सन हु इज़ बिलो द अंडर द एज ऑफ 7 years। want of maturity of understanding means a person who have age of 7 to 12 years। unsoundness of mind means a person who is incapable or incapable to know the nature and the consequences of his act due to the medical and legal unsoundness। okay, intoxications मतलब a person who have intoxicated involuntary having which is given in section 23 and 24, एंड अ पर्सन बाई रीज़न बाई द रीज़न ऑफ मिसकंसेप्शन। अगर कोई पर्सन मिसकंसेप्शन और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन में अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है, हम उसके खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। बट द एक्ट शुड बी इन प्रोपोर्शनेट मैनर। जो एक्ट होना चाहिए वह प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए? द proportion of the apprehension caused and the act done in exercise of right of private defense। ठीक है, मतलब हम सेक्शन 36 हमको प्रोवाइड करता है कि हम किसी अनसाउंड माइंड के खिलाफ, किसी इनसेन पर्सन के खिलाफ, किसी इंटॉक्सिकेटेड के पर्सन के खिलाफ, कोई पर्सन जो कि मिसकंसेप्शन में काम कर रहा है, मिसकंसेप्शन में कोई एक्ट करता है, हम उसके खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 37 हमने पढ़ लिया। सेक्शन 37 में रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। किस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन? कि कब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेक्शन 38, 39 और 40 पढ़ेंगे। सेक्शन 38, 39 एंड 40 तीनों दे रखा हुआ है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज्ड टू डिफेंड द बॉडी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कभी किस चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए? अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को डिफेंड करने के लिए। 38 में दे रखा हुआ है कि कब हम किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं, ROPD एक्सरसाइज करते हुए। 39 में दे रखा है कि हम कब क्या कहते हैं, अदर देन डेथ, कोई भी कॉज, कुछ भी कॉज कर सकते हैं अदर देन डेथ इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और सेक्शन 40 में दे रखा हुआ है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस होता है, कब उसका कंटिन्यूएशन होता है और कब उसका टर्मिनेशन होता है। मतलब डोमेन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 40 में दे रखा हुआ है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी सेक्शन 38, 39 और 40 में प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे डोमेन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। इसमें पहले हम देखेंगे कब हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब एग्जिस्टेंस में आएगा, कब तक कंटिन्यू होगा और कब टर्मिनेट होगा।
तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कमेंस कब से मतलब कब कमेंस होगा, मतलब कब वो एग्जिस्टेंस में आएगा। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues। मतलब जब से पर्सन को एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर जब से उसको एप्रीहेंशन स्टार्ट हुआ तब से टिल द एप्रीहेंशन एंड्स उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्टेंस में होता है। मतलब जब से उसको खतरा महसूस होना शुरू हुआ, कैसे, उसके किसी एक्ट के थ्रू या फिर उसके थ्रेट के थ्रू, जब से उसको एप्रीहेंशन शुरू हुआ, जब से एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी जब से उसका शुरू हुआ, जब से स्टार्ट हुआ, तब से वो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू होता है टिल द एंड ऑफ एप्रीहेंशन, जब तक कि एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ख़त्म नहीं हो जाता है उसकी बॉडी को, तब तक कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 38। सेक्शन 38 हमने देख लिया कि एक पर्सन का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट कब से एग्जिस्टेंस में आएगा, जब उसको एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा। रीजनेबल एप्रीहेंशन क्या होता है? रीजनेबल एप्रीहेंशन मीन्स circumstances in which a reasonable person can feel an apprehension। मीन्स जब कि कोई एक रीजनेबल पर्सन जो कि सोचने समझने में सक्षम व्यक्ति जब किसी एक सर्कमस्टेंसेज में जब उसको खतरा महसूस होता है, तभी से उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एग्जिस्टेंस में आता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और वह तब तक एंड नहीं होता है जब तक कि वह खतरा उसको महसूस होना ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सेक्शन 40 में जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्टेंस में आया है वह हम कब तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब किस केसेस में हम डेथ कॉज कर सकते हैं। तो सेक्शन 39 प्रोवाइड करता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉज एनी हार्म अदर देन सेक्शन 38 प्रोवाइड करता है व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। हम कब कॉज कर सकते हैं डेथ। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 टू द वॉलंटरी causing of death or of any other harm to the assailant. Assailant means aggressor. If the offense which occasions the exercise of right be of any of description hereinafter enumerated, namely। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे वर्ड असॉल्ट यूज़ किया गया है। असॉल्ट 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 असॉल्ट। यहाँ पे सिंपल सा असॉल्ट का मीनिंग यह है रीजनेबल एप्रीहेंशन। ठीक, जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ड्रॉ होता है तो उसी को हम यहाँ पे असॉल्ट यूज़ किए हैं। यहाँ पे सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। मतलब अगर किसी को रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि अगर मैंने अपना ROPD एक्सरसाइज नहीं एक्सरसाइज किया तो फिर मेरी डेथ जो है वो कॉन्सिक्वेंस होगा अगर मैंने ROPD नहीं यूज़ किया। मतलब कोई ऐसा एक्ट जिसके वजह से एक पर्सन को एक एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ड्रॉ होता है, एक एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नज़र आती है, एक एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होती है, तो फिर वह पर्सन डेथ कॉज कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेजिस्लेचर ने लिखा है अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। अगर वह ROPD नहीं एक्सरसाइज करता है तो जो उसका रिजल्ट होगा ना वो उसकी डेथ होगी। ठीक है, तो इन केस इन विच द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ड्रॉन बाय द पर्सन, इन सच केस अ पर्सन कैन यूज ROPD विच एक्सटेंड टू द डेथ ऑफ असाइलेंट। मीन्स अगर उसको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होती है
तो फिर वह एग्रेसर का डेथ कॉज कर सकता है, जो कि मर्डर नहीं होगा, फुल इम्यूनिटी मिल जाएगी। Such an offense as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will be the consequence of such assault. अगर वह पर्सन अपना आरओपीडी यूज़ कर सकता है, और आरओपीडी यूज़ करते हुए वह किसी की मर्डर भी कर सकता है, मतलब किसी की जान भी ले सकता है। कब? जब उसको एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि अगर मैं अपना आरओपीडी नहीं यूज़ करूँगा तो मुझे ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, तब वह पर्सन अपना आरओपीडी यूज़ कर सकता है, और आरओपीडी यूज़ करते हुए वो किसी की डेथ भी कॉज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए कि अगर मैं अपना आरओपीडी नहीं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। यहाँ पे इसी के सबसेक्शन सी में दे रखा हुआ है, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर किसी का इंटेंशन है रेप कमिट करने का, उस केस में भी अपना आरओपीडी यूज़ करते हुए एग्रेसर की डेथ भी कॉज की जा सकती है, और उसको हम मर्डर नहीं मानेंगे, उसको फुल इम्यूनिटी दे दी जाएगी। ठीक है। फिर इसी के सबसेक्शन डी में है, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। अगर कोई पर्सन अपना अननेचुरल लस्ट सेटिस्फाई करने के लिए कोई एक्ट करता है, तो हम अपना आरओपीडी यूज़ करते हुए उस पर्सन के डेथ कॉज कर सकते हैं, और उसके लिए हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, और हमको फुल इम्यूनिटी मिल जाएगी, हमको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर कोई किडनैपिंग करता है या फिर एब्डक्टिंग करता है, तो इन ऐसे भी केसेस में हमको फुल इम्यूनिटी दे दी जाएगी। फिर इसी के सबसेक्शन एफ में जब हम जाएंगे, तो एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस विच मे रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव recourse टू द पब्लिक अथॉरिटीज़ फॉर हिज रिलीज। जैसा कि हमने सेक्शन 37 के क्लॉज 2 में देखा था, उसमें भी दिया हुआ था, नहीं 37 के क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में दे रखा था कि हम अपना आरओपीडी तभी यूज़ करेंगे जब हम पब्लिक अथॉरिटीज़ की असिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। वही सेक्शन एफ में भी दे रखा है, अगर कोई पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइन है, मतलब उसको किसी सीमित क्षेत्र में उसको बंद कर दिया गया है, तो वह अपना आरओपीडी तभी यूज़ कर सकता है जब वह पब्लिक अथॉरिटीज़ की असिस्टेंस नहीं ले सकता है। और अगर वह कन्फाइंड है पर्सन, पब्लिक अथॉरिटी की असिस्टेंस नहीं ले सकता है, तो वह अपना आरओपीडी यूज़ करते हुए किसी की डेथ कॉज कर सकता है, और वह मर्डर की मतलब कि उस पर्सन के डेथ के लिए लायबल नहीं होगा, और उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फिर इसी के सबसेक्शन जी में दे रखा है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वर्ड असॉल्ट नहीं यूज़ किया गया है। हेयर द वर्ड असॉल्ट कैन हेयर द वर्ड असॉल्ट हैज़ नॉट बीन यूज्ड बिकॉज एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड। यहाँ पे असॉल्ट का मतलब एक हम ये भी होता है ना, असॉल्ट का हम रीजनेबल एप्रीहेंशन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसके जेस्चर और प्रिपरेशन से भी हम एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सेक्शन जी में जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है, कोई यहाँ पे एसिड अटैक का है, एसिड अटैक के लिए फिर से पढ़ लेते हैं सब सेक्शन जी को, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एसिड खरीदता है कोई पर्सन, ठीक है, एक पर्सन कोई एसिड खरीदता है, तो मतलब वह प्रिपरेशन के फेज़ में तो आया नहीं है अभी। अगर वह पर्सन उसी एसिड को फेंकता है तो वो प्रिपरेशन हुई, वो एसिड खरीद। लेकिन कोई एसिड खरीद रहा हो सकता है अपना टाइल साफ़ करने के लिए खरीद रहा हो, फ्लोर क्लीन करने के लिए खरीद रहा हो, विंडोज़ क्लीन करने के लिए खरीद रहा हो, या फिर फॉर किसी अदर पर्पज़ से खरीद रहा हो, तो हम किसी के प्रिपरेशन से एक रीजनेबल एप्रीहेंशन यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते। इन सच केसेस अगर वह थ्रो करता है मीन्स स्प्लैशिंग आउट और अटेम्प्ट करता है, तो ही हम आरओपीडी यूज़ करते हुए हम उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 38 हो गया, किन किन केसेस में हम डेथ कॉज कर सकते हैं। सेक्शन 39 में आएंगे। सेक्शन 39 ऑलवेज रेड विथ सेक्शन 101
सब सेक्शन 101 एक्सेप्शन 2 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 101 एक्सेप्शन 2 बीएनएस के साथ हमेशा हम सेक्शन 39 को पढ़ेंगे। सेक्शन 39 हमें बताता है कि हम किन किन केसेस में डेथ के अलावा कुछ अदर कॉज कर सकते हैं, कोई अदर हार्म अदर देन डेथ। लेकिन अगर हम उसका एक्सरसाइज करते करते अगर हम उस लिमिट से ऊपर चले गए तो फिर क्या होगा। If the offense be not of any of the description specified in section 38, the right of private defense of body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restriction specified in section 37 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death. सेक्शन 39 क्या कहता है? सेक्शन 39 कहता है अगर कोई पर्सन जो कि असाइलेंट है, जो कि एक्ट कर रहा है, जो कि सेक्शन 38 की कैटेगरीज में नहीं फॉल हो रही हैं, अगर उसको एक एप्रीहेंशन ड्रॉ हो रहा है जो कि सेक्शन 38 में नहीं फॉल हो रही हैं, तो उन केसेस में हम उसकी डेथ नहीं कॉज करेंगे। उसमें हम वही एक्ट करेंगे जो कि प्रोपोर्शनेट होगा एप्रीहेंशन के। मतलब अगर हम उस प्रोपोर्शन से ऊपर जाते हैं, अगर हम डिसप्रोपोर्शन के उसमें चले जाते हैं फेज में, तो फिर हमको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। फिर हम चले जाएंगे सेक्शन 101 सब एक्सेप्शन 2 ऑफ बीएनएस विच इज़ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर अब जो पर्सन जिससे कि हमको एप्रीहेंशन हो रहा है, वह एक्ट जिससे कि एप्रीहेंशन हो रहा है पर्सन को, और वह सेक्शन 38 के किसी भी सब सेक्शन में फॉल नहीं कर रहा है जो कि सेक्शन 38 में दे रखे हैं, अगर हम उस पर भी उस पर्सन की डेथ कॉज कर देते हैं तो फिर वो पर्सन लायबल होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज सेक्शन 101 एक्सेप्शन 2 ऑफ बीएनएस। हम उस वक्त क्या करेंगे जिसमें हम डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं? हम वही एक्ट करेंगे जो कि नेसेसरी होगा, जो कि प्रोपोर्शनेट होगा किसके? उस एप्रीहेंशन के। ठीक है, हम यहाँ तक हो गया, हमारा सेक्शन 40 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 40 मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। अब हम पढ़ेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच फॉर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी के लिए कब कब आरओपीडी यूज़ कर सकते हैं। हमने कि सेक्शन 35 में देख ही रखा था कि आरओपीडी हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए, किसी अदर की प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए, रॉबरी से, हाउस ब्रेकिंग। अब हम पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा लाइन बाय लाइन क्या दे रखा है। The right of private defense of property extends under the restriction specified in section 37 of to the voluntary causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offense the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right be an offense of any of description hereinafter enumerated, namely। यहाँ पे नेमली दे रखा हुआ है, मतलब यह एग्जॉस्टिव लिस्ट है। नेमली दे रखा हुआ है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है। ठीक है, हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड और प्रॉपर्टी कब यूज़ कर सकते हैं? रॉबरी के केस में, अगर रॉबरी हो रही है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट मतलब सनसेट के बाद या बिफोर सनराइज अगर हाउस ब्रेकिंग हो रही है, मतलब कोई घर में घुस रहा है, कोई घर को तोड़ रहा है, तो फिर कर सकते हैं। मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, मतलब मिसचीफ मतलब क्या होता है? डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और डिसकंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम किसी फायर के थ्रू या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के थ्रू अगर हम डिसकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, घर को तोड़ रहे हैं, तो फिर बिल्डिंग टेंट और वेसल विच बिल्डिंग टेंट और वेसल इज़ यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग। अगर कोई मिसचीफ कर रहा है, मतलब कोई एक्सप्लोजिव लगा के या फिर फायर से किसी घर को डिसकंस्ट्रक्ट कर रहा है, तोड़ रहा है, तो फिर जिसमें पर्सन की रहता हो ड्वेलिंग हाउस होना चाहिए, मतलब उस बिल्डिंग में, उस टेंट में, उस वेसल में पर्सन रहते हों, अगर उसका कोई डिसकंस्ट्रक्ट कर रहा है तो फिर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी के डी में आएंगे थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली
cause the apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised. अब हम देख रहे हैं कि कब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं. थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास के हाउस ट्रेसपास के केसेस में अगर कोई पर्सन थेफ्ट कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है या हाउस ट्रेसपास कर रहा है और उस वक्त उसको एप्रीहेंशन होती है ऑफ डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की कि अगर मैं अपना आरओपीडी नहीं एक्सरसाइज करता हूँ तो क्या होगा, मुझे क्या कहते हैं, मेरी मृत्यु हो सकती है. उस केसेस में वो पर्सन अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हुए किसी की डेथ कॉज कर सकता है. हमने देखा सेक्शन 41 सेम एज सेक्शन 38 है, जिसमें कि दे रखा हुआ कि हम अपने बॉडी को कब प्रोटेक्ट करते हुए कब कब हम डेथ कॉज कर सकते हैं. वैसे ही सेक्शन 41 में दे रखा है कि कब हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते करते हम किसी की जान ले सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए, और वह मर्डर में नहीं होगा. अब इसी तरह हम सेक्शन 42 पढ़ेंगे. सेक्शन 42 में है कि अगर ऐसे केसेस, ऐसे एक्ट जो कि सेक्शन 41 के एम्बिट में नहीं फॉलो हो रहे हैं, उन केसेस में अगर हम किसी की डेथ कॉज कर देते हैं तो वह फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के केस में चला जाएगा और फिर हमारी लाइबिलिटी तय होगी सेक्शन 101 एक्सेप्शन 2 में, और हमको पनिशमेंट मिल जाएगा. सेक्शन 42 कहता है कि द एक्ट विच इज़ यूज्ड इन आरओपीडी शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द एप्रीहेंशन कॉज. जो कि एप्रीहेंशन कॉज हुआ है उसी के प्रोपोर्शन में आरओपीडी के अंतर्गत किया हुआ एक्ट होना चाहिए. अदरवाइज इफ द लिमिट एक्सीड्स टू द एप्रीहेंशन देन द पर्सन इज लायबल फॉर द ऑफेंस विच इज़ कॉज्ड बाई द पर्सन. ठीक है. 43 में कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस दे रखा है, जैसा कि वहाँ सेक्शन 40 में दे रखा था. यह बताता है कि कब कमेंस होगा, कब तक कंटिन्यू होगा और कब टर्मिनेट होगा. फिर वही इसके 43 के सब सेक्शन ए में दे रखा है कि कब कमेंस होगा. जैसे ही कि रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट होता है तभी से हमको क्या कहते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है. अब इसमें दे रखा हुआ है अलग अलग कैटेगरी के लिए कब कब कंटिन्यू करेगा. इसमें हम एक बता देते हैं. अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज़ एफेक्टेड हिज रीट्रीट विद द प्रॉपर्टी और either the assistance of public authorities obtained or the property has been discovered. इन केस ऑफ थेफ्ट, चोरी के केस में अगर कोई पर्सन चोर है वो चोरी का सामान लेके भाग रहा है, जब तक वो हमारी नज़रों से ओझल नहीं हो जाता है, जब हम उसका पीछा करना छोड़ देते हैं, उस वक्त हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट ख़त्म हो जाता है, प्राइवेट डिफेंस का राइट ख़त्म हो जाता है. या फिर जो पर्सन चोरी करके सामान लेके भाग रहा था वह सामान को छोड़ देता है बीच रास्ते में, वहाँ पर भी हमारा प्राइवेट डिफेंस का राइट ख़त्म हो जाता है. या फिर जब हम पब्लिक अथॉरिटीज़ की असिस्टेंस लेने में सफल हो जाते हैं तो भी हमारा प्राइवेट डिफेंस का राइट ख़त्म हो जाता है. या फिर चोरी की गई सामान, जो चोरी हुआ था सामान, वह डिस्कवर हो जाता है तो भी हमारा प्राइवेट डिफेंस का राइट ख़त्म हो जाता है. ठीक है. ऐसे ही इसी के सब सेक्शन सी में दे रखा है. अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint. रॉबरी जब तक कंटिन्यू है तब तक ही हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू प्रॉपर्टी कंटिन्यू होगा. ऐसे ही क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए दे रखा है. क्रिमिनल ट्रेसपास में भी सेम है, और ये हाउस ब्रेकिंग सनसेट वाले में भी सेम केस में है. ठीक है. तो अब हम देखेंगे इसी के सेक्शन 43 के बाद एक सेक्शन 44 बचता है. सेक्शन 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है. जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, जब हम मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, सेक्शन 44 से हम ऑलवेज लिंक करते हैं. अगर डोमेन की बात की गई है, कंटिन्यूएंस की बात की गई है कि कब से कब कंटिन्यू होगा, कब तक एग्जिस्ट करेगा, कब टर्मिनेट होगा, तो हम उस क्वेश्चन को सेक्शन 44 ऑफ बीएनएस में ज़रूर लिंक करेंगे. सेक्शन 44 बीएनएस का क्या कहता है हम देख लेते हैं. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन. इसका सीधा सीधा मतलब यह है
कि हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए हम कब किसी इनोसेंट की लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं। इसमें दिया गया है कि हम कब डाल सकते हैं। If the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to running of that risk। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे मतलब अगर किसी पर्सन का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में वह कब यूज़ कर सकता है कि दूसरे की लाइफ को भी रिस्क में डाल सकता है, जब उसको डेथ का फियर होगा, डेथ का एप्रीहेंशन होगा। इन द केस ऑफ ओनली डेथ, इन केस ऑफ ओनली डेथ, कि उसमें डेथ हो ही जाएगी, उसी केस में खाली हम दूसरे पर्सन की लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इलस्ट्रेशन में। ए इज अटैक्ड बाय ए मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, he cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children। मतलब ए जो था उस पर भीड़ ने हमला कर दिया जो कि उसको मार डाल दी। ए के पास पिस्टल था, अगर वह मतलब वह उसको बिना मतलब वो पिस्टल को फायर किए बिना बच नहीं सकता था, लेकिन उसमें एक यह भी रिस्क था, उसमें उस मॉब में उस भीड़ में बच्चे भी थे। जब वह फायर करता तो हो सकता है उससे बच्चों को नुकसान होता, लेकिन उसने फायर किया अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, तो कि या उसको फुल इम्यूनिटी मिल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ इसके यहाँ पे डेथ के एप्रीहेंशन था और इसको यहाँ पे फुल इम्यूनिटी मिल जाएगी, और उसने यहाँ पे बच्चों की लाइफ को रिस्क में डाला था। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सीइंग आवर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एट लास्ट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स दैट सब्सक्राइब टू आवर चैनल लॉयर टॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।